और चलिए यहाँ पे शो की शुरुआत करते हैं और बेहद ख़ास मुद्दे पर जिसको लेकर मेरे ख्याल से आप काफ़ी सारे आर्टिकल्स पढ़ रहे होंगे, सोशल मीडिया पे भी आप लगातार अलग अलग तरह के एक्सपर्ट्स को सुन रहे हैं। गिरते बाजार में एसआईपी के फ़ायदे। एक तरफ एसआईपी जो लगातार हर महीने हम देख रहे हैं कि उच्चतम स्तर पर पहुँच रही है, अभी भी 26,000 करोड़ के पार ही आंकड़ा है। हालांकि जनवरी के आंकड़े थोड़े से नरम आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बाजार में उतार चढ़ाव है। अब ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? इस तरह के बाजार में एसआईपी रोकने पर कितना नुकसान हो सकता है? एसआईपी अगर बढ़ाना चाहते हैं और अगर आपका नजरिया छोटा है तब कितना नुकसान हो सकता है? एसआईपी के गणित को समझते हैं बाजार के इस डिप में। मेरे साथ डीएसपी म्यूचुअल फंड के कल्पेन पारेख जुड़ गए हैं। और कल्पेन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। इस तरह का माहौल जहां पर एक हाउस रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते भी आप काफ़ी हैंड होल्डिंग करते हैं अपने निवेशकों की, बिकॉज केवल लोगों के पैसे इन्वेस्ट करने का काम नहीं होता है फंड हाउसेस का। निवेशकों को निवेश की राह पर ले जाना और सही तरीके से उन्हें गाइड करना, वो भी एक बहुत बड़ा मकसद होता है। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और सर, बाजार का उतार चढ़ाव किसी से छुपा हुआ नहीं है। सेंसेक्स 3,000 पॉइंट्स हम जानते हैं कि यहाँ पर लुढ़क चुका है। 9 स्ट्रेट सेशंस की अगर हम बात करें, निफ्टी में लगातार पेन है। हिस्टोरिकली जो पेन है अगर हम देखें तो 2019 के बाद ये दूसरा एक वोल्टाइल सेशन है जो हम देख रहे हैं। हालांकि ये बहुत लंबा नहीं गया है अब तक। 2019 में 5% के आसपास हमने देखा था कि बाजार निफ्टी लुढ़का था, अप्रैल 30 से लेकर मई 13 के बीच में। उसके बाद एक 6% की रिलीफ रैली भी हमने आती हुई देखी थी। लेकिन अगर आप एफआईआईज भी देखिए, लगभग 1 लाख करोड़ से ज़्यादा हम देख रहे हैं कि अब तक 2025 में जो है वो छट चुके हैं उनकी तरफ से। आप इस तरह के बाजार में फियर को कैसे देखते हैं? बहुत मार्केट साइकिल्स आपने देखी हैं, ये वाली मार्केट साइकिल बाकियों के मुकाबले कितनी अलग है आपके मुताबिक? कभी तो बहुत मुश्किल होता है इन सब चीजों को फोरकास्ट करना या पहले से समझना। और इसीलिए जो निवेशक इस सत्य को पैसा लगाने के पहले जानता है, उसके लिए ये दर्द या पेन कम होता है। बाजार का नियम है कि बहुत सालों के लिए ऊपर जाता है, फिर बहुत सालों के लिए साइडवेज रहता है और कुछ कुछ सालों में नीचे भी जाता है। और ये कहना मुश्किल होता है कि कौन से साल में ऊपर जाएगा, कौन से साल में नीचे जाएगा। मेरा ये मानना है कि हमारा मार्केट पिछले 5-6 सालों में वन साइडेड अपवर्ड मूव ले रहा था। बीच बीच में शॉर्ट रैलीज होती थी, शॉर्ट करेक्शन होते थे 10 से 15% के, बट ये काफी शॉर्ट लिव्ड थे। और इस वाला करेक्शन भी इन अ वे अभी शॉर्ट लिव्ड है, बिकॉज 6 महीने ही हुए हैं। सितंबर 26 को मार्केट पीक हुए थे हर सेगमेंट के, और आज हम सिर्फ फरवरी में, तो ये तो सिर्फ 3 या 4 महीने का ही करेक्शन है। और 4 महीने के करेक्शन में अगर इन्वेस्टर डरे हुए हैं, तो पहले तो ये सोचना जरूरी है कि हम क्या सोच के इन्वेस्ट करते हैं, हम क्या एक्सपेक्टेशन ला के इन्वेस्ट करते हैं। और दो तरह के निवेशक हैं मेरे हिसाब से इस साइकिल में। एक ये है जो ये सोच के इन्वेस्ट कर रहे हैं कि हर महीना पैसा बनेगा, उनके लिए डिसअपॉइंटमेंट का माहौल रहेगा। और एक इन्वेस्टर ये सोच के इन्वेस्ट कर रहा है कि मुझे 5, 10, 15 साल के अपने गोल्स के लिए इन्वेस्ट करना है। बाजार में उतार चढ़ाव होंगे, उतार चढ़ाव से संभलने के लिए एसआईपी एक अच्छा जरिया है और एसेट एलोकेशन फंड्स एक अच्छा जरिया है, जिसमें उतार चढ़ाव का इंपैक्ट कम हो जाता है। तो ये दो तरह के इन्वेस्टर हर साइकिल में होते हैं। दूसरे तरह का इन्वेस्टर है जो सत्य को समझ के इन्वेस्ट करता है, इन्वेस्टमेंट के जो बाजार के नियम है इनको समझ के इन्वेस्ट करता है। उसके लिए आसान होगा इसको नेविगेट करना। और जिसको लगता है कि बाजार हमेशा रिटर्न देता है, वन साइड रिटर्न देता है, तो वो नेचुरल नहीं है, वो अननेचुरल है। तो उसके लिए हमें हमारे एक्सपेक्टेशंस को ही पहले तो चेंज करना होगा कि मार्केट ऊपर नीचे जाएगा, शायद यहां से भी नीचे जा सकता है और शायद यहां से टर्न भी मार सकता है। बहुत मुश्किल है बताना। हमारा सिर्फ ये मानना है कि मार्केट थोड़ा महंगा हो चुका था पिछले 1.5-2 सालों में। अब कब महंगा है? क्या मार्केट सस्ता है? जवाब यह है कि मार्केट सस्ता नहीं है, अभी भी मार्केट थोड़ा कम महंगा है। और इसीलिए इन्वेस्टर को अपने एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा मॉडरेट करने की जरूरत है। और अगर 6 महीने पहले मुझे बाजार 100 रुपए के भाव पे अच्छा लग रहा था, तो 80 पे अगर खराब लगने लगेगा, तो आई थिंक इन्वेस्टर बहुत बड़ी गलती करेगा। मेरा ही मानना है कि ये समय है धीरे धीरे अपने एक्सपोजर को बढ़ाने का। अगर आपके पास आगे के 3 से 5 साल का टाइम होराइजन है। अगर आपके पास टाइम होराइजन नहीं है, तो इक्विटी 6 महीने पहले भी गलत था और आज भी गलत है।
बिल्कुल। देखिए, आपने जो समझाया वो लगातार हम भी कोशिश कर ही रहे हैं लोगों को समझाने की हमारे पेशकश के ज़रिए। लेकिन एक एएमसी के बहुत बड़े सीईओ जो कि अक्सर निवेशकों को गाइड करते हैं, काफ़ी बेबाकी से सामने आए हैं और सीधा कह रहे हैं कि अपने 5 साल में कमाए हुए प्रॉफिट्स को अगर आपको बचाना है तो अभी ही आपके पास मौका है। पेन की टेरिटरी में और रेड फ्लैग की टेरिटरी में मिड कैप स्मॉल कैप्स ऑलरेडी आ चुके हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि इस तरह की बाजार की जो चाल है हिस्टोरिक चालों के मुकाबले अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती है अगर आपने समय रहते अपने पोर्टफोलियो में बदलाव नहीं किए तो। शख्स की सीनियरिटी भी काफ़ी ज़्यादा है और जिस बेबाकी से भी उन्होंने कहा है वो भी काफ़ी चिंता का विषय हो गया है अब रिटेल निवेशकों के लिए, बिकॉज रिटेल निवेशक भी ऐसे हैं जिन्होंने बाजार का अनुभव नहीं किया है, वो शायद पहली बार ही इस तरह के बाजार को एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। आप क्या कहना चाहेंगे उनका इतना खुले तौर पे सामने आके बात करने पर? ये सीनियर शख्स जिनकी आप बात कर रहे हो, इनसे मैंने भी बहुत सीखा है। मैंने उनके साथ काम किया है बहुत सालों के लिए और मेरी काफ़ी सारी थिंकिंग वहाँ से इवॉल्व हुई है। तो उन्होंने जो रिस्क की बात की वो रिस्क गलत नहीं है। क्या मार्केट महंगा है? बिल्कुल है। स्मॉल और मिड कैप में ज़्यादा गर्मी है? बिल्कुल है। और क्या इन्वेस्टर्स ने अपने पोर्टफोलियोज को ओवरवेट कर दिया है टूवर्ड्स स्मॉल एंड मिड कैप? वो भी एक बहुत सही बात है। पिछले 1 साल का डेटा अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा पैसा स्मॉल और मिड कैप में लग रहा था गलत रीजन के लिए, जस्ट बिकॉज पिछले 1 साल का रिटर्न अच्छा था। तो ये आगाह करना इन्वेस्टर को हमारी सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मुझे थोड़ा ये बुरा लग रहा है कि हम तो 6 महीने 9 महीने से ये बात हमारे नेत्रा में बोल रहे हैं, लेकिन आप उसको कवर नहीं कर रही हो। तो हम 6-9 महीने से बोल रहे हैं कि ये सेगमेंट थोड़ा गर्म है, ध्यान रख के इन्वेस्ट कीजिए या एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट कीजिए। दूसरा मेरा ये मानना है कि ये सेगमेंट ऑलरेडी 20% से गिर चुका है, तो अब यहां से डर के कोई मतलब नहीं है। इन्वेस्टर को अगर डरना था तो वो 6 महीने पहले डरना था, 9 महीने पहले डरना था। 20% नुकसान होने के बाद जब यूनिट सस्ते बने हैं, जब आपके हर महीने के इंस्टॉलमेंट में अब पहले 100 यूनिट मिलते थे तो अब 120 से लेके 125 यूनिट मिल रहे हैं, तो ये समय है एसआईपी के बेनिफिट का फायदा उठाने का। SIPs work only because they average more units in falling NAVs। तो अगर फॉलिंग NAV में अगर हमने SIPs को बंद कर दी तो उसका जब फायदा होने का समय शुरू हुआ है, तब हम अपने आप से बहुत बड़ी नाइंसाफी करेंगे एज इन्वेस्टर्स इफ यू डोंट टेक एडवांटेज ऑफ फॉलिंग प्राइसेस। मेरा ये मानना है कि ऑफ कोर्स पर्सनली मैं भी SIP इन्वेस्टर ही हूँ बिकॉज आई एम सैलरीड एम्प्लॉय। मेरी SIP हर महीने पिछले 1-1.25 साल से मल्टी एसेट फंड में हो रही है, बिकॉज इसके अंदर लार्ज मिड स्मॉल तीनों सेगमेंट आ जाते हैं, इसके अंदर गोल्ड और बॉन्ड्स भी आ जाते हैं, इसके अंदर थोड़ा ग्लोबल एक्सपोजर भी आ जाता है। बट ये मेरे लिए सही है। लेकिन आज फॉर एग्जांपल अगर किसी ने पहली बार इन्वेस्टमेंट शुरू किया है, मेरे नेफ्यू का एग्जांपल दे रहा हूँ, उसको बेटी हुई 1 साल पहले और उसने मुझे जस्ट 1 महीने पहले पूछा कि मुझे लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करना है, मैं 20 साल इन्वेस्ट करने को तैयार हूँ, 10 साल इन्वेस्ट करने को तैयार हूँ और मुझे लॉन्ग टर्म कॉर्पस बिल्ड करना है। मुझे ये 5-6 स्टॉक्स के बारे में किसी ने बताया, तो मैंने बताया स्टॉक्स मत लो, उससे अच्छा स्मॉल कैप फंड या मिड कैप फंड ले लो आप, बिकॉज वहां पे एटलीस्ट हमारी फंड इंडस्ट्री ध्यान रखेगी कि सही स्मॉल और मिड कैप कंपनी पोर्टफोलियो में आएगी। और उसके 2 ही इंस्टॉलमेंट लगे हैं अभी, तो उसके लिए तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है धीरे धीरे बिल्ड करने के लिए। तो कि स्मॉल कैप रिस्की है, सबके लिए रिस्की नहीं है। जिसका लंबा टाइम होराइजन है, जो शुरुआत कर रहा है, उसके लिए तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करने के लिए। ये किसके लिए रिस्की है? जिसने बहुत सारा पैसा लगा चुका है और उसको अगले 6 महीने में, 3 महीने में या 1 साल में पैसे की जरूरत है, उसके लिए शायद रिस्की हो सकता है। तो जनरलाइज जवाब नहीं है मेरे पास कविता इसके लिए। मेरा सिर्फ ये मानना है कि अगले शॉर्टर टर्म पीरियड में बाजार वॉलेटाइल रह सकता है और ज्यादा, बिकॉज हम एक हायर वैल्यूएशन बेस से नॉर्मलाइजेशन के मोड पे है। लेकिन जो इन्वेस्टर अपना फ्यूचर फाइनेंशियल प्लान बनाने के लिए शुरुआत कर रहा है या कर चुका है और डिसिप्लिन्ड है, उसको इस उतार चढ़ाव से डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये तो उसके लिए शुरुआत है यूनिट्स को बढ़ाने के लिए और बाजार उसको चांस दे रहा है, पहला चांस दे रहा है। पिछले 4-4.5 साल में ये पहली अपॉर्चुनिटी है जहां पे अच्छी कंपनीज के दाम 25 से 40% से नीचे आए हैं। तो आप डटे रहिए। हमने एक कैंपेन भी छोटा सा रिलीज किया, आई वोंट, और उसमें 3-4 लाइनें लिखी है कि हम 2 बटन दबा के एसआईपी आज बंद कर सकते हैं। करना बहुत आसान है, लेकिन आपको फिर ये एडवांटेज करेक्टिंग मार्केट्स का नहीं मिलेगा। तो
ये गलत समय होगा जिनके पास लंबा टाइम होराइजन है एसआईपीस को बंद करने का। जिनको पैसे की जरूरत है उनके लिए कभी भी इक्विटी मार्केट की फ्लक्चुएशंस आ सकती है, उनको आज भी पैसा निकाल लेना चाहिए अगर उनको इस माहौल इस अगले 1-2 महीने में पैसे की जरूरत है तो। गलबिन, क्योंकि यहाँ पर अभी एसआईपी का जिक्र निकला है और ऐसे में लगातार हर महीने हम देख रहे हैं कि 26,000 करोड़ के पार का भी आंकड़ा आया है। हालांकि जनवरी में दिसंबर के मुकाबले थोड़ी सी कमजोरी, लेकिन इसके साथ साथ एक और आंकड़ा जहाँ पर एसआईपी स्टॉपेजेस का जिक्र करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम दिसंबर के मुकाबले देखें तो ये आंकड़ा जहाँ पर स्टॉपेज परसेंटेज जो है लगभग 82% के आसपास का था, वो बढ़कर 109% हो गया है। 109% का रेशियो है एसआईपी स्टॉपेजेस का, और यही आंकड़ा हमने देखा था दिसंबर में लगभग 82% का था, और सितंबर पिछले साल लगभग 60% का स्टॉपेजेस का आंकड़ा था। कई सारी वजह हो सकती है, और इस तरह के उतार चढ़ाव के बाजार में तो अक्सर लोग जो हैं अपनी एसआईपी रोकते हैं। बहुत कॉमन फिनोमेना भी हो सकता है। बीच में एम्फी भी सामने आया था और कहा था कि कुछ टेक्निकल बदलावों की वजह से भी ये एसआईपी नंबर्स या स्टॉपेज रेशियो हो सकता है हमें बढ़ा हुआ दिखाई दे। लेकिन आपके फंड हाउस के हिसाब से अगर मैं स्टॉपेज रेशियो पूछना चाहूँ तो फिलहाल क्या है, और इस तरह के माहौल में ये स्टॉपेज रेशियो कितना आपको लगता है कि हमें ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है? कविता, अभी सिर्फ 4 दिन का डेटा हमारे पास आया है। फ्राइडे का डेटा देखा नहीं है मैंने, बट मोरलेस 5-10% का जंप आया है एसआईपी के स्टॉपेज में पिछले एक हफ्ते के कंपैरिजन में। और नॉर्मली ये देखा है हमने हर साइकिल में, बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन होता है कि लास्ट 1 ईयर रिटर्न वर्सेस फ्यूचर फ्लोज। जब भी लास्ट 1 ईयर रिटर्न बहुत ज्यादा होते हैं इनफ्लो बढ़ जाता है। जब भी लास्ट 1 ईयर रिटर्न गिरना शुरू होते हैं या नेगेटिव होना शुरू होते हैं तो थोड़ा घबरा के लोग अपने पैसे को या तो जल्दी निकाल देते हैं या एसआईपी को स्टॉप करते हैं। ये एक यूजुअल ह्यूमन बिहेवियर सदियों का है। बाजार जिस दिन से शुरू हुआ था तब से ये बिहेवियर देखा गया है और उसमें कोई नई बात नहीं है। और इसीलिए बहुत ही जरूरी है कि जब तेजी हो तब हम साथ में मिलकर तेजी को ज्यादा बढ़ावा ना दे, क्योंकि तब हम हमारे सब रिस्क के डायमेंशंस को भूल जाते हैं। और जब मंदी हो तब हम सब मंदी में आ जाते हैं। ये धंधा काउंटर सिक्लिकलिटी का है। तेजी में हमें थोड़ा हेलमेट्स और ग्लव्स और पैड्स पहन के गेम में आने की जरूरत है। हमारे ब्रेक्स को ठीक से लगाने की जरूरत है और मंदी में हमें एक्सेलरेटर पे ध्यान देने की जरूरत है। तो मेरा ये मानना है कि अनफॉर्चुनेटली ह्यूमन माइंड जो है ये करेक्शन से डरता है। उसे लगता है कि जब पैसा टूटता है तो मैं पहले भाग जाऊं। हमें कोशिश करनी है लोगों को ये सिखाने की कि अगर आपके पास टाइम होराइजन है तो आप मत भागिए, आप डरिए मत। हम करेक्शन को हटा नहीं पाएंगे, ये नेचुरल है, होना है। उतार चढ़ाव आएंगे और जाएंगे। इसको एक्सेप्ट करना है और उससे झेलने के कि क्या नियम है और क्या तरीके हैं वो सीख के हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर मुझे फॉर एग्जांपल बहुत ही डर लग रहा है बाजार के फ्लक्चुएशन से और कुछ भी हो जाए, मुझे एक बार तो निकलना ही है, मैं बोलूंगा पहले एक स्टेप नीचे आ जाओ। आप इक्विटी फंड से शायद हाइब्रिड फंड में एसआईपी कर लो, बट पूरे के पूरे निकलिए मत। बिकॉज गलती होगी अगर आपने तेजी में पैसा लगाया 100 रुपए के भाव में और 70 के भाव में आप निकल गए। जो टेम्पररी पेपर लॉस है उसको आप कन्वर्ट कर रहे हो परमानेंट लॉस में। तो दो चीजें आज के लिए क्या करना है, मेरा ये मानना है कि टाइम होराइजन अगर आपके पास है तो आप लगे रहिए, इस करेक्शन का फायदा उठाइए। टाइम होराइजन अगर आपके पास नहीं है तो अनफॉर्चुनेट है, बैड लक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग ये है हर साइकिल में कि नेक्स्ट साइकिल में हम फिर से गलती ना करें। हम तेजी में थोड़ा बैलेंस रखें, हम वैल्यूएशंस को समझे, हम मार्केट हम इस सत्य को हमेशा हमारे सामने रखें कि फ्लक्चुएशन बाजार का नियम है। अच्छे समय के बाद बुरा समय आता है, बुरे समय के बाद अच्छा समय भी आएगा। हमारा काम है कि हम इस पूरे फेज में डटे रहे। दूसरा, अगर हमारी टेम्परामेंट नहीं है करेक्शन झेलने की तो हमारे पास चॉइस ऑफ फंड भी बहुत सारे हैं इंडस्ट्री में। आपको जरूरी नहीं है कि इक्विटी फंड में पैसा लगा के रखना है। हाइब्रिड फंड्स है, मल्टी एसेट फंड्स है, लोअर इक्विटी एक्सपोजर वाले फंड्स है, डायनेमिक एसेट एलोकेशन वाले फंड्स है। इन्वेस्टर के पास बहुत सारे चॉइस है। अनफॉर्चुनेटली इन्वेस्टर्स उसी सेगमेंट में अट्रैक्ट हो जाते हैं जहां पे पिछले 1-2 साल का रिटर्न बहुत ज्यादा होता है। वो हमारे लिए शायद सही ना भी हो, हमारे लिए वो रिस्की होते हैं, फिर भी हम जाके पैसा लगा लेते हैं बिकॉज पास्ट रिटर्न्स आर वेरी गुड। सो sometimes what happens is the wise investor, the mature investor benefits
from the behavior of a greedy investor. And I think this is a universal cycle which repeats again and again. Each investor has to think for himself in these type of markets that मेरा गोल अगर 10 साल बाद आने वाला है तो let me not get worried with today's volatility. कल्पन, क्योंकि आप हमारे साथ हैं तो मैं चाहती हूँ कि आप एक छोटा सा कंपैरिजन भी हमारे दर्शकों को दे। मामला जो हम समझना चाहते हैं वो ये है कि एक वो शख्स जिन्होंने बाजार की इस गिरावट वाली चाल के पहले से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर रखी हो एसआईपी के जरिए, और एक ऐसा शख्स जिन्होंने इस गिरावट का फ़ायदा उठाने के लिए, हो सकता है आपकी बात सुनने के बाद इसका फ़ायदा उठाने के लिए अपनी एसआईपी की शुरुआत की है। कितना फ़ायदा होगा इन लोगों को? ये बाजार का जो मूवमेंट होता है ना, वो 3 डायरेक्शन में होता है। एक है अप, एक है डाउन और एक है साइडवेज। एंड अलग अलग फेज में मार्केट अलग अलग डायरेक्शन में मूव होता है। जब बाजार बहुत महंगा हो जाता है तो पहले डाउन जाता है, फिर साइडवेज होता है और फिर अप होता है जनरली। तो ये एक वी शेप डायरेक्शन हुआ। इसका ये मतलब है कि जो आज एसआईपी शुरू कर रहा है जो इन्वेस्टर, वो पहले ही फेज में अपने अपने इन्वेस्टिंग करियर के इमीडिएट फेज में ज्यादा यूनिट्स अक्यूमुलेट कर रहा है, सस्ते में अक्यूमुलेट कर रहा है, बिकॉज एनएवीज गिर रही है, बाजार गिर रही है। और फिर इवेंचुअली मार्केट कुछ महीनों या 1-2 क्वार्टर या शायद 1 आध साल साइडवेज भी जा सकता है। तो वो साइडवेज मार्केट में भी आपने उसी भाव पे हर महीने में यूनिट्स इकट्ठा किए है। और फिर तीसरे फेज में जब बाजार पूरा टर्न होता है या ऊपर आता है फिर से, बिकॉज इवेंचुअली अच्छे देश की इकोनॉमी में जहां पे अच्छी कंपनीज है, मार्केट जनरली ऊपर ही जाता है। ये हमने पिछले 30 साल की हिस्ट्री में देखा है। तो फाइनली जब वो मार्केट ऊपर जाता है तो क्या होता है इस इन्वेस्टर के लिए, पहले फेज में उसने वो यूनिट का कलेक्टर बन गया, उसके पास यूनिट ज्यादा आ गए, और दूसरे फेज में उसकी एनएवीज ऊपर चली गई। और यूनिट्स इनटू एनएवी इज द वैल्यू ऑफ योर पोर्टफोलियो। तो जो पहली बार आने वाला इन्वेस्टर है उसके लिए बहुत बढ़िया समय है, बिकॉज ये डायरेक्शन ऑफ द मार्केट उसके फेवर में काम करेगी। और ये आप एक कोशिश कर सकते हो 2008 जनवरी से लेके 2013 सितंबर के पीरियड का निफ्टी 500 का चार्ट आप अगर देख ले, तो आपको दिखेगा कि पहले 1-1.5 साल में मार्केट गिरा डाउनवर्ड लाइन, फिर मार्केट डबल हो गया और फिर 3 साल तक कहीं नहीं गया। सो बाजार का रिटर्न 0 था पूरे 6 साल में, लेकिन जो एसआईपी का इन्वेस्टर था उसका रिटर्न 8 से 8.5% था। इनफैक्ट कुछ दिन पहले मैंने ट्वीट भी किया था डेटा के साथ कि सेम चीज अगर आप स्मॉल कैप इंडेक्स पे अप्लाई कीजिए, जो आज का माहौल, आज का जो फियर है, 2008 से 2014 स्मॉल कैप इंडेक्स का रिटर्न 0 था, लेकिन जिसने एसआईपी की थी उस इंडेक्स में उसने रफली 13 या 14% का रिटर्न कमाया। और इस पे आप और एक लेयर ऐड कर दीजिए स्मॉल कैप फंड का, स्मॉल कैप इंडेक्स को छोड़ दीजिए, बिकॉज इंडेक्स के अंदर अच्छी कंपनीज भी होती है और बुरी कंपनीज भी होती है। बट स्मॉल कैप फंड में जनरली जो खराब कंपनीज होती है वो निकल जाती है, बिकॉज फंड मैनेजर अपना फिल्टरिंग ऐड करता है। तो इंस्टेड ऑफ 0% लमसम रिटर्न, द स्मॉल कैप फंड्स एक्चुअली गेव बिटवीन 15 to 18% सीएजीआर। तो ये सबसे खराब समय था 6 साल का हमारी इकोनॉमी के लिए और हमारे बाजार के लिए और स्मॉल और मिड कैप्स के लिए। और उस समय में जो इन्वेस्टर लगा रहा, डटा रहा और उसने अपने यूनिट्स को ऐड किए, उसने इवेंचुअली बिटवीन 13 to 16% सीएजीआर रिटर्न कमाया था। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि शायद एग्जैक्टली सेम पैटर्न रिपीट होगी या एग्जैक्टली सेम लेवल्स या सेम सेटअप फिर से रिपीट होगा। और सेटअप का मतलब है ग्रोथ रेट ऑफ द कंपनीज, वैल्यूएशन ऑफ द कंपनीज। उस दौरान जो वैल्यूएशन थे वो अलग थे, इस समय के जो वैल्यूएशन अभी भी थोड़े महंगे हैं। तो शायद इंटेंसिटी ऑफ फॉल एंड राइज कैन बी डिफरेंट, बट जो टेक अवे है, जो लेसन है, वो ये है कि ऐसे बाजार में जहां पहले गिरावट आती है, फिर साइडवेज मार्केट होता है और फिर मार्केट ऊपर जाता है, जो एसआईपी करने वाला इन्वेस्टर उसका फायदा होता है। अब इसका उल्टा एग्जांपल हम लेते हैं, और ये उल्टा एग्जांपल हुआ है पिछले 4 सालों में। पिछले 4 सालों में क्या हुआ है कि मार्केट पहले ऊपर गया है, पिछले 4 साल में हम सब ने ऊपर के भाव पे पैसा हमारा एवरेज हुआ है, एसआईपी के यूनिट्स महंगे भाव पे हमको कम कम यूनिट्स मिले हैं, और फिर ये करेक्शन का मोड शुरू हुआ है। तो ये जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है वो थोड़ा नाराज हो सकता है कि मैं कुछ और सोच के आया था और मुझे शायद जो एक्सपीरियंस मिल रहा है वो कुछ और मिल रहा है। अब नाराज होकर कुछ चेंज नहीं होने वाला है। हमें ये ध्यान में रखना है कि अगर मेरे पास क्षमता है अपने इन्वेस्टमेंट्स को जारी रखने की और नया पैसा लगाते रहने की, या उतना ही पैसा लगाते रहने की। मैं डे 1 पे 10 साल सोच के आया था, 4 साल निकले हैं, 4 साल में अच्छा एक्सपीरियंस नहीं आया होगा शायद। अभी भी 4 साल का तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, बिकॉज पहले 2-3 साल में अच्छी तेजी हुई है।
बट इस साल के खराब एक्सपीरियंस की वजह से अगर मैं बाजार से निकल गया तो आगे आने वाले फेज में जो यूनिट कलेक्शन का मौका मुझे मिलने वाला है वो नहीं मिलेगा। तो ये दो सिनेरियो आप देख सकते हो। 2008 से 13 का सिनेरियो, उसमें आपको खराब बाजार में एसआईपी इन्वेस्टर ने कितना नुकसान या फायदा बनाया वो आप देख सकते हो। और दूसरा सिनेरियो आप ये दिखा सकते हो 2006 से 8 की तेजी का सिनेरियो और 8 से 10 के मंदी का सिनेरियो। उस सिनेरियो में इन्वेस्टर का एक्सपीरियंस थोड़ा खराब रहा होगा और उस समय बहुत सारे इन्वेस्टर्स अपनी एसआईपी को कैंसिल करके निकल गए थे, जो जैसे इस समय में लोग डर डर रहे या सोच रहे हैं। ये भी आप डेटा दिखा सकते हो कि जिसने 2010 में अपनी एसआईपी बंद कर ली उस दिन से आज तक का जो रिटर्न आया है वो हाई टीन्स या हाई डबल डिजिट का रिटर्न है। तो अगेन ये गेम बहुत ही सिंपल है कविता, आपको भी ये पता है, हम दिन रात इसी चीजों पे बात करते हैं कि टाइम देना जरूरी है। वॉलेटिलिटी होगी ही, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। अगर आपको बिना वॉलेटिलिटी का रिटर्न चाहिए तो वो बैंक एफडी उसके लिए बनी है, डेट फंड्स उसके लिए बने हैं, वो भी आप ले सकते हो। बट फिर उतना ही 6, 7, 8% का रिटर्न बनेगा। अगर 8 से 12, 13, 14 के रेंज में जाना है तो वॉलेटिलिटी को हमें एम्ब्रेस करना पड़ेगा और उससे डील करने के अलग अलग जो टेक्निक्स या फॉर्मूलेज है वो हमें अपने पोर्टफोलियो में यूज करने पड़ेंगे, विच इज एसआईपी एंड एसेट एलोकेशन। चलिए, काफ़ी विस्तार से मेरे ख्याल से आपने ये बात समझाई है और क्लियरली यहाँ पर फ़ायदा उसी निवेशक के लिए है जो एक तो नज़रिया अपना लंबा रखता है और उतार चढ़ाव में भी अपने निवेश को बरकरार रखता है। लेकिन एक आखिरी सवाल, चर्चा थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन सवाल ये पूछना चाहेंगे कि अब हाउस व्यू के मुताबिक अगर आप देखें तो कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ पर आप ओवरवेट हैं या जहाँ पर आपको लग रहा है कि फ़िलहाल थोड़ा सा हल्के हो जाने में ही समझदारी है? किस तरह से अपनी स्ट्रैटेजीज आप अब बना रहे हैं? तो जनरली कविता मोस्टली हमारे पोर्टफोलियोज हमेशा ही डाइवर्सिफाइड होते हैं, बिकॉज जब हम रफली 2 लाख करोड़ का एयूएम मैनेज करते हैं तो पोर्टफोलियोज को बहुत स्पीड में हम चेंज भी नहीं कर पाते हैं और करते भी नहीं है, बिकॉज इसका मानना ये भी होता है कि वी कैन फोरकास्ट एवरी स्टेप इन द फ्यूचर फॉर एवरी इंडस्ट्री एंड एवरी कंपनी। नॉर्मली हमारा जो अप्रोच होता है एज अ फंड हाउस एंड पर्टिकुलरली डीएसपी ये है कि नॉर्मली 3 से 5 साल का व्यू लेके हम पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं और फिर उसमें अगर अच्छी कंपनी खराब समय से भी गुजरती है तो वी डोंट गेट आउट ऑफ इट दैट इजीली, वी गिव टाइम टू दैट कंपनी, बिकॉज पिछले 10-15 साल में इसी अप्रोच ने हमारे लिए अच्छे रिजल्ट्स दिए। तो वी कंटिन्यू विद दैट अप्रोच, वी डोंट मेक वेरी बिग शिफ्ट्स इन आवर पोर्टफोलियो वेट्स और सेक्टर वेट्स। व्हाट इंक्रीमेंटली वी आर ओवरवेट, इफ यू सी आज के तारीख में 100 रुपया जो हमारा लगा हुआ है उसमें आपको बैंकिंग का एक्सपोजर ज्यादा दिखेगा, बिकॉज ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे बहुत ही जो अच्छी टॉप बैंक्स हैं इंडिया की, एंड सम ऑफ देम रन देयर बैंकिंग ऑपरेशंस प्रॉब्ली बेटर देन एनी अदर बैंक इन द वर्ल्ड। इनके जो शेयर के प्राइस है पिछले 5-6 सालों में कोई ना कोई रीजन की वजह से ये स्टैग्नेट हुए हैं या बाजार के पेस के साथ मैचअप नहीं किए हैं इन्होंने। और सम ऑफ दीज बैंक्स, इनके शेयर होल्डर का रिटर्न उनके एफडी होल्डर के रिटर्न से कम रहा है। तो यहाँ पे हमें पिछले 6 महीने 1 साल से अपॉर्चुनिटी दिख रही थी, तो इसमें हमने हमारा वेट ज्यादा बिल्ड किया हुआ है। इसके अलावा फार्मा इज अनदर सेक्टर जहां हमारा वेट ज्यादा है। बेंचमार्क में जो भी हेल्थ केयर कंपनीज का वेट है उससे 2 या 3 गुना ज्यादा वेट हमने हेल्थ केयर सेक्टर में रखा है। ये हमारे फेवर में चल चुका है पिछले 1 साल में, बिकॉज इस करेक्शन में आप देखोगे तो आईटी और फार्मा स्टॉक्स कम गिरे हैं। तो अभी हम थोड़ा थोड़ा ट्वीक्स कर रहे हैं जहां पे प्रॉफिट बुकिंग करना है, बिकॉज स्टॉक्स हैव नॉट फॉलन वेर एज अदर पार्ट्स ऑफ द मार्केट हैव फॉलन वेरी शार्पली। फिर ऑटोमोबाइल्स एज अ सेक्टर था जहां हमारा वेट ज्यादा था, उसमें थोड़ा हमें मार ज्यादा लगा है बिकॉज इस करेक्शन में ऑटो स्टॉक्स हैव फॉलन वेरी शार्पली। सो वहां पे हम थोड़ा और बाइंग कर सकते हैं बिकॉज वैल्यूएशन अब वहां पे नॉर्मलाइज होते हुए दिख रहे हैं हमें। चौथा सेक्टर है जहां पे वैल्यूएशन ठीक ठाक लग रहे हैं अलॉन्ग विद द ग्रोथ प्रोफाइल इज एनर्जी। एनर्जी इज वन सेक्टर वेयर जनरली वी वर अंडरवेट, बट इस फेज में हमें अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, गैस हो या ऑयल एंड गैस वो बकेट में। सो दिस इज हाउ ग्रेजुअली वी आर मेकिंग सम टिल्ट्स इन आवर पोर्टफोलियो। कंज्यूमर स्टॉक्स 2-3-4 सालों से साइडवेज रहे हैं या दे हैव ट्रेंडेड डाउनवर्ड्स। कंजम्पशन स्लो डाउन भी पिछले कुछ क्वार्टर्स में हमने देखा है। तो यहाँ पे ग्रोथ अभी भी स्लो है, लेकिन वैल्यूएशन 3-4 सालों से नीचे आए हैं, अभी भी थोड़े महंगे हैं, तो कहीं कहीं पे पॉकेट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज वी आर फाइंडिंग हियर। So that's how the portfolios are getting deployed right now.
चलिए कल्पेन जी, जब भी आपसे बातचीत होती है तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, दर्शकों को भी और हमें भी। और निवेश के एक ऐसी घड़ी में जहां पर बहुत हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है, आपने समय दिया और बात की हमसे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार हमारे